बहुत एकाकी महसूस कर रहे थे आज कमल जी। सोचा, सारी जिंदगी इंसान परेशानियां उठाकर कमाता है, क्या इसलिए कि जीवन की सांध्य वेला में सब उसे अकेला छोड़ दे। कोई नहीं आता यहाँ सिवाय वसुधा के। अब तो पढ़ लिख कर वो भी प्रोफेसर बन गई है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पास के ही शहर में रहती है। कभी छुट्टी पर आती है, रुकती नहीं है। बस 4-6 घंटे हालचाल जाने और वापस अपने घर। निर्मला थी तो कुछ खा पी भी लेती थी। अब तो बस अपने ससुराल में ही रमी है। पिछली बार आई तो किसी शांति कानन के बारे में बता रही थी। उसके सास ससुर 6 महीने के लिए वहां रहकर आए हैं। आजकल अखबार में भी विज्ञापन आ रहे हैं। शांति, सत्संग, अच्छे स्वास्थ्य व आत्मोन्नति के इच्छुक वृद्ध वहां रहते हैं। विज्ञापन में कितना बड़ा रम्य और सुंदर स्थान का फोटो होता है। उन्होंने वसुधा से फोन पर बात की। उसने शांति कानन के नंबर दिए। सारी जानकारी लेने के बाद कमल जी ने तिजोरी का कीमती सामान बैंक लॉकर में रखा, घर को ताला लगाया, शांति कानन में 6 महीने की एडवांस धनराशि जमा करवाई। अंततः अपने 5-7 जोड़ी कपड़े लेकर वहां रहने आ गए। प्रारंभ के 15 दिन तो उन्हें बड़े औपचारिक लगे। सुबह की सैर के बाद योग क्लास, हल्के नाश्ते के बाद सत्संग कीर्तन, दोपहर के भोजन विश्राम के बाद प्रवचन हॉल में जाना, लाइब्रेरी में 1 घंटा, फिर गार्डन में काउंसलिंग सेशन, संध्या आरती के बाद डाइनिंग हॉल में सामूहिक भोजन, फिर परिचर्चा, अंत में अपने कमरे में रात्रि विश्राम। लगा किसी हॉस्टल में आ गए हैं जहां सब निश्चित है। बीमार होने पर डॉक्टर उपलब्ध है। कमी कुछ भी नहीं थी, पर दिल नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद परिचर्चा के दौरान भोजन के समय कुछ व्यक्तियों से परिचय हुआ। फिर एक दिन वे सुबह की सैर के समय गार्डन की बेंच पर बैठे एक कागज पर पेन लेकर झुके थे। तभी एक सुदर्शन सा युवा आकर उनकी बगल में बैठ गया। उसी ने बात आरंभ की। ताऊ जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कमल जी अचकचा कर बोले, बस यूं ही हिसाब देख रहा था कि यहाँ मिलने वाली सुविधाओं का खर्च बराबर है या नहीं। वैसे तुम कौन हो? पहले नहीं देखा कभी। मेरा नाम अच्युत है। मैं यहाँ विजिटिंग काउंसलर हूँ। आप इतना बारीकी से हिसाब लगा रहे हैं, बुरा न मानिए। कुछ मजबूरी हो तो मैं आपका बिल पे कर दूंगा। युवक के इस बात पर कमल जी को अपनी हीनता का आभास हुआ। दृढ़ होकर अपनी कमाई संपत्ति का, जीवन के संघर्षों का, बेटों की बेरुखी और अपनी अडिगता का पूरा ब्यौरा देने लगे। अरे वाह, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, पर फिर भी कितने वंचित से हैं। मुझे आपसे सहानुभूति है। ये कहते हुए अच्युत नमस्ते करके चला गया। उनके गर्व को खंडित करने वाले ये शब्द पूरे दिन और रात भर उनके कानों में गूंजते रहे। वे जितना इस पर चिंतन करते, उतने ही उलझते जाते। अगले दिन उसी समय पर, उसी बेंच पर बैठकर अच्युत का इंतजार करने लगे। अच्युत उनका अभिवादन करके बैठा ही था कि वे गरजते हुए बोले, मुझसे उम्र में आधे भी नहीं हो और वंचित कहते हो मुझे? ऐसी कौन सी पूंजी है तुम्हारे पास? अपनी मोहिनी मुस्कान के साथ अच्युत बोला, प्रेम की पूंजी। मैं जिससे भी मिलता हूँ वे मुझे सुनते हैं, समझते हैं, सराहते हैं, फिर स्नेह करते हैं। वैसे आपको तो न अपने भाई बहनों का प्यार मिला, न बच्चों का, न नाती पोतों का। वे सब निष्ठुर और आप अकेले निष्पक्ष और स्नेह परिपूर्ण। बात कुछ जमी नहीं ताऊ जी। वो शरारतपूर्ण मुस्कान बिखेरता चलता बना। आज फिर आईना देख लिया कमल जी ने।
भाई को पूरा हिस्सा नहीं दिया, बहनों से कभी प्रेम के मीठे बोल नहीं बोले, उन्हें मान से बुलाया नहीं, उनसे मायके का सत्व ही छीन लिया। बच्चों की परवरिश में भी गिना गिना कर रुपया दिया, कण दिया, मन गिनाया। बहुओं और दामाद का कभी लाड नहीं किया, नाती पोतों को कभी अपने हाथ से मिठाई नहीं खिलाई। आज सारा पैसा बैंक लॉकर में सड़ रहा है और बच्चे मीलों दूर बैठे हैं। ज्यों ज्यों सुबह होने के करीब थी, कमल जी की अच्युत से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके अभिवादन का उत्तर दिए बिना वो धारा प्रवाह से बोलते गए। पैसा आज के वक्त में सबसे सगा है। माता पिता तो उन्हें वंचित सा छोड़ गए थे, उनके इस ऐश्वर्य की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। ठठाकर हंस पड़ा अच्युत उनके इस वृहद विवरण पर। फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, आज आपके माता पिता को जानने वाले उन्हें किस रूप में याद करते हैं और आपकी देह त्याग के बाद आपके लिए क्या उद्गार व्यक्त किए जाएंगे। आज फिर वो एक सवाल पीछे छोड़ गया था। वो इस सवाल से बचने के लिए सबके बीच जा बैठे। जितना दूर भागते उतना वो पीछा करता। रात को भीतर से आवाज आई, कमलकांत, तुम्हारे माता पिता की सहृदयता, दानशीलता और निर्मलता जैसे गुणों के कारण लोग उन्हें देवता कहकर बुलाते हैं और तुम्हें एक सन की कृपण। तुम्हारी परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी और तुम अपने बच्चों को मनचाही शिक्षा तक न दिलवा सके। अच्युत का श्यामवर्णी तेजस्वी चेहरा और निश्चल बातें उन्हें एकांत में भली लगती, पर उसके सामने आते ही वो उग्र होकर बोलने लगते। वो खुद को सही ठहराने के लिए सारे तर्कबाण चलाते।